नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी और जिसका पेपर कोड है SOC 305, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इको फेमिनिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इको फेमिनिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंकोइस डी यूबोन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर एथनोग्राफी का संबंध किससे है? तो किसी विशिष्ट संस्कृति में लिंग भूमिकाओं का विस्तृत अध्ययन करने से है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पितृसत्ता के विरुद्ध निजी संपत्ति को मुख्य बाधा किसने माना? तो पितृसत्ता के विरुद्ध निजी संपत्ति को मुख्य बाधा फ्रेडरिक एंगल्स ने माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जेंडर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जेंडर सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जन्म के समय ही शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना है वो गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कामुकता को नियंत्रित करने के लिए समाज किन संस्थाओं का उपयोग करता है? तो कामुकता को नियंत्रित करने के लिए समाज विवाह और परिवार का उपयोग करता है, धर्म और कानून का उपयोग करता है, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों का उपयोग करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द डियलेक्टिक ऑफ सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है सुलेमिथ फायरस्टोन। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंग के आधार पर व्यवसायों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो लिंग के आधार पर व्यवसायों का जो पृथक्करण है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पृथक्करण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या तर्क देती है? तो फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी जो है हाशिए पर मौजूद महिलाओं का नजरिया समाज को समझने का बेहतर आधार है, यही तर्क देती है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में क्या शामिल है? तो घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आत्मविश्वास की कमी, अवसाद, भय और चिंता ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कामकाजी महिलाओं के मातृत्व लाभ को सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत में कामकाजी महिलाओं के मातृत्व लाभ को सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद 42 है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है आपको बताना है? तो इसका अर्थ है हर नीति और योजना में लिंग के नजरियों को शामिल करना। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, साइबर स्पेस में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक नया रूप है, कौन सा एक नया रूप है? तो स्टॉकिंग, डॉक्सिंग, मार्फिंग ये सभी नया रूप है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता को चुनौती देने वाली नारीवादी विचारधारा की वह शाखा जो जैविक प्रजनन में बदलाव चाहती है? तो जैविक प्रजनन में बदलाव कट्टरपंथी नारीवाद चाहती है। तो बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में लिंग चयन को रोकने के लिए PNDT अधिनियम कब बना? तो भारत में लिंग चयन को रोकने के लिए PNDT जो अधिनियम है 1994 में बना था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लिंग और वर्ग के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाले नारीवाद क्या कहते हैं? तो मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि महिला अधिकार मानव अधिकार है, यह नारा किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुखता से उठा? तो वियना सम्मेलन 1993 में उठा था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो जेंडर भूमिकाओं का निर्माण समाज और संस्कृति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है देखभाल की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो देखभाल की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है भारत में महिला साक्षरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो भारत में महिला साक्षरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पितृसत्तात्मक सोच है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कामुकता को सामाजिक शक्ति का एक रूप किसने माना? तो कामुकता को सामाजिक शक्ति का एक रूप जो है मिशेल फौल्काट ने माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों में बदलाव जरूरी है? तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में, मीडिया चित्रण में, पारिवारिक पालन पोषण में, इन सभी में बदलाव जरूरी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका मेरी वोल्सनटोनक्राफ्ट को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद की चौथी लहर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो नारीवाद की जो चौथी लहर है वो मुख्य रूप से तकनीकी और सोशल मीडिया से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऑनर किलिंग का मूल कारण क्या है? तो ऑनर किलिंग का जो मूल कारण है वो जाति और समुदाय की कठोर पितृसत्तात्मक मर्यादाएं हैं। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है पितृवंश में उत्तराधिकार कैसे चलता है? तो पितृवंश में जो उत्तराधिकार होता है वो पिता से पुत्र को मिलता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2019 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर और विकास मॉडल में विकास का केंद्र क्या है? तो जेंडर और विकास मॉडल में विकास का जो केंद्र है वो शक्ति संबंधों का पुनर्गठन है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नारीवादी शोध पद्धति है? तो नारीवादी शोध पद्धति जो है इसमें से जीवन इतिहास और मौखिक इतिहास है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लास क्लिफ शब्द का अर्थ है। ग्लास क्लिफ शब्द का अर्थ होता है महिलाओं को संकट के समय जोखिम भरे नेतृत्व पदों पर नियुक्त करना। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लैंगिक बजट को अपनाने का मुख्य कारण है। तो लैंगिक बजट को अपनाने का जो मुख्य कारण है वो विकास के लाभों का महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है स्त्री धन का अर्थ क्या है? तो स्त्री धन का अर्थ होता है महिला को विवाह के समय और उसके बाद मिले उपहार और संपत्ति। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अब जेंडर डिस्फोरिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में महिलाओं की स्थिति पर किसने चर्चा की? तो मार्क्स और एंगल्स ने चर्चा की हुई है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है जेंडर पे इंडेक्स में भारत की स्थिति आमतौर पर कैसी रहती है? तो जेंडर पे इंडेक्स में भारत की स्थिति आमतौर पर बहुत खराब या चुनौतीपूर्ण रहती है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार किसे है? तो पीड़ित महिला को है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है पितृसत्ता के तहत यौन नैतिकता के दोहरे मानदंड क्या हैं? तो पितृसत्ता के तहत यौन नैतिकता के जो दोहरे मानदंड हैं वो पुरुषों के लिए अधिक आज़ादी, महिलाओं पर कठोर प्रतिबंध है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया कि महिला ई हार्ट क्या है? तो महिला ई हार्ट एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के लिए है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है अंतर विभाजकता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो अंतर विभाजकता यह समझने के लिए कि यह
यह समझने के लिए कि एक ही महिला पर कई प्रकार के भेदभाव किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे जाति से संबंधित, लिंग से संबंधित, वर्ग से संबंधित, तो बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर के क्षेत्र में परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो सिद्धांत है वो जूडिथ बटलर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो गया। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रम बल भागीदारी दर में महिलाओं की कमी का सामाजिक कारण है। कौन सा सामाजिक कारण है आपको बताना है? तो सुरक्षा की कमी, घरेलू कार्यों का अनुचित बोझ, सामाजिक कलंक, ये सभी कारण हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा किस संदर्भ में दिया गया था? तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का जो नारा है यह बताने के लिए कि घरेलू समस्याएं भी शक्ति संबंधों का हिस्सा हैं। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह की भूमिका है। क्या भूमिका है आपको बताना है? तो आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने में, सामूहिक शक्ति का एहसास कराने में, नेतृत्व क्षमता विकसित करने में। तो 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द का अर्थ केवल पुरुष का शासन नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था जो पुरुषों को प्राथमिकता देती है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति में कितने सदस्य महिला होने चाहिए? तो आंतरिक शिकायत समिति में कम से कम आधे सदस्य जो है महिला होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रजनन न्याय में शामिल है। प्रजनन न्याय में क्या शामिल है? तो बच्चा न करने का अधिकार, बच्चा करने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में बच्चे को पालने का अधिकार। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 50 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवादी समाजशास्त्र के अनुसार परिवार एक, आपसे पूछा गया है कि परिवार एक क्या है? तो शक्ति और संघर्ष का केंद्र भी हो सकता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में मातृवंशी उत्तराधिकार अभी भी प्रचलित है? तो मातृवंशी उत्तराधिकार जो है मेघालय में प्रचलित है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर ऑडिट का मुख्य लाभ क्या है? तो जेंडर ऑडिट का मुख्य लाभ है यह पता लगाना कि नीतियां महिलाओं के लिए कितनी प्रभावी हैं। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर ने किस पर ध्यान दिया? तो नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर ने अश्वेत महिलाओं, LGBTQ+ और विविधता पर ध्यान दिया। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्त्री पुरुष समानता के लिए संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द आधार देता है? तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये सभी आधार देते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 55 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइबर बुलिंग से बचने के लिए महिलाओं को क्या सलाह दी जाती है? तो साइबर बुलिंग से बचने के लिए महिलाओं को प्राइवेसी सेटिंग का उपयोग और रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पितृसत्ता के तहत महिलाओं की अधीनता का एक रूप है। कौन सा एक रूप है आपको बताना है? तो आवाजाही पर प्रतिबंध, निर्णय लेने में भूमिका न होना, हिंसा का डर, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 57 नंबर प्रश्न है, जेंडर और माइग्रेशन में लेबर एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है प्रवासी महिलाओं को कम मजदूरी और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, द रूम ऑफ वंस ओन की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका का नाम वर्जीनिया वुल्फ है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, जेंडर और हेल्थ के अध्ययन में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि जेंडर आधारित बजटिंग में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट का अर्थ है। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट का अर्थ होता है बजट जो जेंडर अंतराल को कम करने के लिए बनाया गया हो। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लैंगिक पहचान का अर्थ है। तो लैंगिक पहचान का अर्थ होता है हमारी अपनी आंतरिक अनुभूति की हम कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अन्य हैं। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में महिला हेल्पलाइन के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है। तो भारत में महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 या 181 डायल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पास एक्ट किस वर्ष आया। तो पास जो एक्ट है यह 2013 में आया था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जेंडर एक अवधारणा है, आपको बताना है कि किस प्रकार की अवधारणा है। तो जेंडर एक गतिशील अवधारणा है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मैन आर फ्रॉम मार्स पुस्तक के लेखक जॉन ग्रे का तर्क क्या है। तो इनका तर्क है कि पुरुष और महिला स्वभाव से भिन्न है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, पितृसत्तात्मक सौदेबाजी का सिद्धांत किसने दिया। तो पितृसत्तात्मक सौदेबाजी का जो सिद्धांत है वो डेनिस कैंडियोटी के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद के अनुसार शक्ति का वितरण होना चाहिए। तो नारीवाद के अनुसार शक्ति का वितरण लिंग के आधार पर भेदभाव रहित और समान रूप से होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, जेंडर और लिटरेसी के बीच संबंध है। क्या संबंध है आपको बताना है। तो जितना अधिक जेंडर भेदभाव होगा उतनी कम महिला साक्षरता होगी। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्या मुख्य लक्ष्य है आपको बताना है। तो गिरते लिंगानुपात को सुधारना और शिक्षा को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, जेंडर संवेदीकरण से क्या लाभ होता है। तो जेंडर संवेदीकरण से जो लाभ होता है, समाज में हिंसा कम होती है, सम्मान और समानता बढ़ती है, विकास के अवसर समान होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 71 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता में मर्दानगी का क्या अर्थ थोपा जाता है। तो पितृसत्ता में मर्दानगी का जो अर्थ थोपा जाता है वो कठोरता, वर्चस्व और भावहीनता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि घरेलू हिंसा केवल गरीब परिवारों में होती है। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन जो है असत्य है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि जेंडर गैप रिपोर्ट में राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं का चुनाव लड़ना और संसद में भागीदारी। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका ताराबाई शिंदे ने किस समाज की आलोचना की। तो 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की है। 74 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, जेंडर लेंस से समाज को देखने का मतलब है। तो जेंडर लेंस से समाज को देखने का मतलब है हर घटना में महिलाओं और पुरुषों पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभावों को समझना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, प्रवास के दौरान महिलाओं को किस प्रकार का डर रहता है। तो प्रवास के दौरान जो है महिलाओं को मानव तस्करी का डर रहता है, शारीरिक शोषण का डर रहता है, कम वेतन का डर रहता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर और प्रॉपर्टी राइट्स में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। तो जेंडर और प्रॉपर्टी राइट्स में सुधार के लिए कानूनी जागरूकता की आवश्यकता है, पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सही सभी। 78 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि मदरहुड, जिसको मातृत्व कहा जाता है, को समाजशास्त्र में कैसे देखा जाता है। तो मातृत्व को समाजशास्त्र में एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के तहत डेटा कैसा होना चाहिए। तो 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर डिसएग्रीगेटेड लिंग के आधार पर अलग अलग होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि नारीवादी विचारधारा का मूल मंत्र है। तो नारीवादी विचारधारा का मूल मंत्र समानता, न्याय, गरिमा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 81 नंबर प्रश्न है, सेक्स जैविक है जबकि जेंडर सांस्कृतिक है, यह कथन है। तो यह जो कथन है उस समाजशास्त्रीय रूप से सही कथन है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है, भारत में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता को चुनौती देने वाला नारीवादी कौन होता है, तो पितृसत्ता को चुनौती देने वाला नारीवादी जो है कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, जो लैंगिक समानता का समर्थक हो। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, जेंडर और एजुकेशन के बीच सकारात्मक संबंध से क्या होता है, तो जेंडर और एजुकेशन के बीच सकारात्मक संबंध से बाल विवाह कम होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है, आर्थिक प्रगति होती है। 84 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 85 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि यौन प्रवृत्तियों LGBTQ+ के प्रति समाज का रवैया बदलना क्यों जरूरी है, तो मानवाधिकारों के लिए, समावेशी समाज बनाने के लिए, हिंसा कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 86 नंबर प्रश्न है, जेंडर और पावर्टी में गरीबी का महिलाकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, तो 86 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया के गरीबों में महिलाओं का अनुपात अधिक है, यही दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका कैसी होती है, तो महिलाओं की भूमिका नगण्य या बहुत कम होती है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जेंडर और मीडिया में ऑब्जेक्टिफिकेशन का अर्थ है, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन का अर्थ होता है महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में पेश करना। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, जेंडर के अध्ययन में क्वीर थ्योरी का योगदान है। क्वीर थ्योरी का क्या योगदान है, तो लिंग और यौन प्रवृत्तियों की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ना। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सशक्तिकरण एक है, क्या है आपसे पूछा गया है, तो सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा के मानव शिकार व्यक्ति को क्या सहायता मिलनी चाहिए, तो लिंग आधारित हिंसा के शिकार व्यक्ति को चिकित्सा सहायता मिलना चाहिए, कानूनी सहायता मिलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक परामर्श मिलना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला नीति किस वर्ष बनी, तो भारत में राष्ट्रीय महिला नीति जो है 2001 में बनी थी। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, जेंडर समाजीकरण में खेल और खिलौनों की भूमिका है, आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचपन से ही जेंडर भूमिकाएं तय करने में है। जैसे लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है, लड़कों को कार दिया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता का प्रभाव पुरुषों पर क्या पड़ता है, तो 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें भी भावनाओं को दबाने और हिंसक होने के दबाव में रखा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर और डेवलपमेंट में एजेंसी का अर्थ है, तो जेंडर और डेवलपमेंट में एजेंसी का अर्थ होता है व्यक्ति की अपनी स्थिति बदलने और निर्णय लेने की क्षमता। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्त्री शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल कहाँ खोला, तो इनके द्वारा पहला स्कूल पुणे में खोला गया था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, जेंडर पे गैप को कम करने का उपाय है, क्या उपाय है, तो वेतन में पारदर्शिता, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून, सामाजिक सोच में बदलाव। तो 97 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लैंगिक भेदभाव मिटाने के लिए पुरुषों की भागीदारी क्यों जरूरी है, तो 98 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वे समाज का आधा हिस्सा हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता उनके पास है, क्योंकि समानता सबके लिए अच्छी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर के अध्ययन में पैथोलॉजिकल नजरिया क्या है, तो जेंडर के अध्ययन में जो पैथोलॉजिकल नजरिया है वो भिन्नता को बीमारी या दोष मानना है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समाज शास्त्र में लिंग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य, तो लैंगिक असमानता को समझना और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।